Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Today we are going to discuss our next topic of electrical machines, and it is in front of your screen, that is auto transformer. So auto transformer के बारे में पढ़ेंगे अभी. लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक क्लियर किया है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर. उसमें हमने काफी सारे तरह के ट्रांसफार्मर्स के बारे में पढ़ा है. उसमें ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में भी पढ़ा है हमने कि क्या होता है. इट इज अ स्पेशल पर्पस ट्रांसफार्मर जो कि स्टेप डाउन भी हो सकता है, इट कैन बी स्टेप अप समटाइम्स. और ये इसकी जो मेन खासियत है वो है कि इसमें सिर्फ एक ही वाइंडिंग लगी हुई है. वी ऑलरेडी नो अबाउट द ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर जिसमें दो वाइंडिंग्स होती हैं, एक सेकेंडरी एक प्राइमरी, राइट. और प्राइमरी में हम एसी सप्लाई देते हैं और सेकेंडरी में उसका जो स्टेप डाउन होके हमें जो ईएमएफ मिलती है या स्टेप अप होके मिलती है, दैट डिपेंड्स ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग, राइट. तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर के बारे में. ये आपकी स्क्रीन के आगे जो दिख रहा है दैट इज अ ऑटो ट्रांसफार्मर. इसको हम वेरिएक भी बोलते हैं, राइट. तो इसमें क्या है, इट इज हैविंग ओनली वन वाइंडिंग, मतलब इसकी एक ही वाइंडिंग होती है. और ये बहुत स्पेशल पर्पस और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफार्मर होता है फॉर मेनी एप्लीकेशंस. वो आगे बात करेंगे हम. एक वाइंडिंग में ही हम एसी सप्लाई देंगे और उसी वाइंडिंग की में छोटी छोटी टैपिंग की होती है. सी दिस, ये टैपिंग की हुई है, ये टैपिंग की हुई है, ये टैपिंग की हुई है. ये टैपिंग क्या शो करती है कि आपको जो वोल्टेज चाहिए स्टेप डाउन में, मतलब उसी वाइंडिंग में से एक पॉइंट निकाला होगा सेकेंडरी की तरफ जाएगा, जो वहां से हमें आउटपुट मिल जाएगी. अगर मान लो 180 चाहिए तो मैं यहाँ से 180 वाली वायर जो है वो कॉमन, यहाँ से कॉमन वायर भी आती है, तो यहाँ पे 180 वोल्टेज मिल जाएगी. पीछे से 220 आ रही है, आगे 180 मिल जाएगी. तो हम वेरिएबल वोल्टेजेस जो है इससे अचीव कर सकते हैं, राइट. मतलब इट इज नोन एज वेरिएबल ट्रांसफार्मर. ये वेरी कर सकता है. इसमें ये देखो, ये जो नॉब लगी हुई है दिस वन, ये क्या करती है, यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज दी हुई है, रेंज दी है 0 से लेके 130 तक दी हुई है यहाँ पे. तो हम इसको वेरी कर सकते हैं जितनी हमें आउटपुट चाहिए. एंड इट इज हैविंग, इसके बीच में सिर्फ एक ही वाइंडिंग होगी जो कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ के लिए वर्क करेगी, राइट. सो दिस इज बेसिकली एन ऑटो ट्रांसफार्मर. अब आगे इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. ये आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इन द एग्जाम्स. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. अब ये इसकी एक और डायग्राम दिया है इन्होंने. ये देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो पावर कोड है इसको हम एसी सप्लाई के साथ अटैच करते हैं, जो हम मेन सप्लाई हमारे घर में आ रही है. और हम आउटपुट कहाँ से लेंगे, इन दो टर्मिनल से, राइट. जब हम इन दो टर्मिनल से आउटपुट लेंगे तो कितनी आउटपुट आएगी वो किस पे डिपेंड करता है, दिस नॉब. ये नॉब जहाँ पे भी होगी इसकी, वहां पे वो वही वाली वोल्टेज जो है वो हमें यहाँ पे वोल्ट मीटर में हम चेक कर सकते हैं या हम लोड को दे सकते हैं यहाँ से, ठीक है. तो इट इज बेसिकली यूज टू कनेक्ट द वोल्टेज फ्रॉम 0 लेवल टू द मैक्सिमम लेवल जो इनपुट पे आ रही है, ठीक है. उसको वेरी कर सकते हैं हम उसके भी. और ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है राइट साइड में जो आपको दिख रहा है. ये देखिए आप, एक ही कॉइल है जो कि बाउंड की हुई है अराउंड द कॉइल, अराउंड द कोर, ठीक है. तो ये वाइंडिंग, ये बोथ, ये टैपिंग की हुई है यहाँ पे. तो जैसे जैसे कॉइल चेंज करेंगे टैपिंग चेंज होती रहती है और हमें आउटपुट पे वो वोल्टेज जो है वो मिलती रहती है वेरी होके, राइट. तो आगे बढ़ते हैं. An auto transformer is a special type of transformer with only one winding wound on a laminated core. अब आपने ये सबसे पहले डेफिनेशन में यही लिखना है. It is a special kind of transformer having only one winding. ये सबसे मेन इसका डिफरेंस है फ्रॉम द ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर, कि इसकी एक वाइंडिंग है जो कि कोर के अराउंड जो है वो लैमिनेट करके हमने लैमिनेटेड कोर के अराउंड बाउंड की हुई है, राइट. ए पार्ट ऑफ द वाइंडिंग इज कॉमन टू बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड्स. अब यही वाइंडिंग का जो पार्ट है वो प्राइमरी के साथ भी अटैच होगा और सेकेंडरी के साथ भी अटैच होगा, राइट. ऑन लोड, a part of load current is obtained direct from the supply and remaining part is obtained by the transformer action. अब वो कह रहे हैं कि जब लोड दे देते हैं हम तो क्या होता है कि जो मेन पूरी सप्लाई आई होती है इनपुट से, उसका कुछ पार्ट जो है वो लोड में चला जाता है. वो किससे डिपेंड करता है, कितनी टैपिंग की हुई है हमने ट्रांसफार्मर की, राइट. सो ये हमारे पास दो डायग्राम बने, इंटरनल डायग्राम, इंटरनल सर्किट डायग्राम. इसमें से ये वाला जो लेफ्ट डायग्राम है दैट इज ऑफ ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर. इसमें क्या है, हमारे पास दो बाइंडिंग्स होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. जो प्राइमरी होती है वो ज्यादा होती है नंबर ऑफ टर्न, राइट. और उसके कंपैरेटिवली जो हमारे पास सेकेंडरी बाइंडिंग होती है उसकी नंबर ऑफ टर्न्स N2 कम होती है. तो अकॉर्डिंग टू दैट हमें यहाँ पे वोल्टेज मिलती है V2, ठीक है. और वो कम होके मिलेगी स्टेप डाउन में. इसमें दोनों बाइंडिंग्स डिफरेंट डिफरेंट है, दोनों आपस में
कनेक्टेड नहीं है, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होती, राइट, ये ऑर्डिनरी होता है। बट ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है। ऑटो ट्रांसफार्मर में अब यही वाइंडिंग है, सिंगल वाइंडिंग दी हुई है, इसी में से ये सी पॉइंट जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखो ये टैपिंग है, यहाँ से उन्होंने आउटपुट ली है और लोड को दी हुई है, राइट। तो यहाँ से जो करंट आएगा वो आएगा I2 माइनस I1। I2 क्या है, जो यहाँ पे करंट आएगा, राइट, और I1 क्या है, जो हम मेन सप्लाई से करंट दे रहे हैं, और इन दोनों में जो अगर डिफरेंस होगा इन दोनों का, वो हमें आउटपुट लोड पे मिलेगा, राइट। ये आगे भी क्लियर होगा आपको एक्सप्रेशन। सो दिस इज एन ऑटो ट्रांसफार्मर, ये आपने माइंड में रखना है। आगे इसके बारे में क्या लिखा है, इन एन ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बट कनेक्टेड मैग्नेटिकली। अब वो ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं कि इन दिस इन नॉर्मल ट्रांसफार्मर प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड, वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होते, बट दे आर कनेक्टेड मैग्नेटिकली, वो एक दूसरे से फ्लक्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। प्राइमरी की फ्लक्स पास होके सेकेंडरी की तरफ जाएगी और वहां पे ईएमएफ इंड्यूस कर देती है, वी हैव ऑलरेडी नो दैट, राइट। वेयर एज in an auto transformer the primary and secondary windings are connected magnetically and electrically। अब वो ऑटो ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं कि इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ वाइंडिंग्स, जो एक ही वाइंडिंग है, दैट इज कनेक्टेड, दोनों जो सर्किट है, प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट, दोनों कनेक्टेड है मैग्नेटिकली भी और इलेक्ट्रिकली भी, ठीक है। ये डिफरेंस है नॉर्मल ट्रांसफार्मर से इसका। द फिगर शोज द प्राइमरी वाइंडिंग AB फ्रॉम विच ए टैपिंग एट C इज टेकन। अब ये देखो, ये टोटल वाइंडिंग A से लेके B तक है, ठीक है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है। इसमें से जो C पॉइंट है दैट इज यूज फॉर टैपिंग, तो C पॉइंट जहां से टैपिंग की है सच दैट CB एक्ट एज अ सेकेंडरी वाइंडिंग। अब यहाँ से C से लेके जो B तक का है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। यही वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह भी एक्ट करी है फ्रॉम C टू B पॉइंट, राइट। द सप्लाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस AB, जो सप्लाई दे रहे हैं हम, जो हमने AC सप्लाई दी है वो पूरी AB को दी है, एंड द लोड इज कनेक्टेड अक्रॉस द CB, और जो लोड कनेक्ट किया है वो C से लेके B तक में कनेक्ट किया है। सो छोटा पार्ट, ठीक है, पूरे वाइंडिंग का कुछ पार्ट जो है वो उसमें से हमने लोड को कनेक्ट किया है। और वो जो C की टैपिंग है ना, दैट कैन बी वेरी, वो ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, जैसे जैसे करेंगे आउटपुट पे हमें वोल्टेज चेंज होकर मिलती रहेगी, बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स चेंज होती रहेंगी, उसके अकॉर्डिंगली ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है वो ऊपर नीचे हो सकती है, राइट। द टैपिंग में बी फिक्स्ड और वेरिएबल। अब टैपिंग फिक्स्ड भी हो सकती है और टैपिंग वेरिएबल भी हो सकती है। अभी जो हमने लास्ट देखा था ये वाला, ये वेरिएबल टैपिंग में है, ठीक है, हम वेरी करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट आउटपुट हमें मिलेगी, राइट। आगे चलते हैं। अब इन्होंने एक्सप्रेशन दिया है इसका, ये नोट करना है अपने कॉपी में। व्हेन AC वोल्टेज V1, अब V1 जब हम अप्लाई करेंगे, इज अप्लाइड अक्रॉस AB को, यहाँ पे A यहाँ पे B, इसके क्रॉस जब हमने V1 दी, इनपुट सप्लाई दी, एंड अल्टरनेटिंग फ्लक्स इज सेटअप इन द कोर, हमें पता है कि वो फ्लक्स सेटअप करेगा कोर में, इट इंड्यूसेस एन EMF E1। अब वहां पे E1 जनरेट होगी जो कि प्राइमरी साइड पे जनरेट होगी, राइट, इन द वाइंडिंग AB। द पार्ट ऑफ दिस EMF इज टेकन इन द सेकेंडरी सर्किट। अब उसी वाइंडिंग में जो EMF इंड्यूस होगी, क्योंकि वाइंडिंग तो एक ही है, जो EMF इंड्यूस होगी उसी में होगी। अब उसमें से कुछ पार्ट जो है वो हमें सेकेंडरी में मिल रहा है, उस EMF का कुछ पार्ट हमें लोड पे मिलेगा, राइट। लेट V1 इज द प्राइमरी अप्लाइड वोल्टेज, ये आपको पता चल गया होगा, V1 प्राइमरी वोल्टेज है। जो V2 दिया है इसमें दैट इज अ सेकेंडरी वोल्टेज, ये वाली V2 जो हमें आउटपुट में मिलेगी, और ये कब मिलेगी, जब लोड कनेक्ट करेंगे हम, राइट। I1 इज द प्राइमरी करंट, ये करंट जो है I1 ये प्राइमरी करंट है, और I2 इज द लोड करंट, ये जो करंट है दैट इज द लोड करंट। नंबर ऑफ टर्न्स N1 इज द नंबर ऑफ टर्न्स बिटवीन A एंड B, इसमें से N1 अगर इन्होंने निकालनी तो वो पूरी प्राइमरी की जो नंबर ऑफ टर्न्स है दैट इज A टू B, ठीक है। और N2 क्या है, जिसमें हमने लोड कनेक्ट किया है वो है C से लेके B तक, ठीक है, वो N2 मान लिया इन्होंने, ये देखो यहाँ पे N2 लिखा है, राइट। नेग्लेक्टिंग नो लोड करंट, अब उन्होंने नो लोड करंट को नेग्लेक्ट कर दिया, मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ लोड कनेक्ट कर दिया, उस टाइम पे क्या होगा, लीकेज, रिएक्टेंस एंड लॉसेस। मतलब उन्होंने कहा कि नो लोड करंट को निगलेक्ट कर दे, रिएक्टेंस को रिएक्ट कर दे, निगलेक्ट कर दे, और लॉसेस को अगर मैं ना मानूं तो हमारे पास V1 क्या है, दैट इज इक्वल टू E1, मतलब कोई लॉसेस नहीं होंगे तो वही V1 EMF भी बन जाएगी, और V2 विल बी E2, ठीक है। तो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आएगी वो क्या आएगी, दैट इज, वो हमारे पास पता है हमें K इज इक्वल टू होता है E2 ओवर E1, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि
जो E2 है वो V2 के इक्वल है और E1 जो है वो V1 के इक्वल है। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन रेशो होती है, ये हमने पिछले में उसमें पढ़ा था ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल में, राइट। तो उसके इक्वल E2 इज इक्वल टू है अब V2 और E1 के इक्वल है V1। तो इन्होंने ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशो बना दी, ये आपने याद रखनी है, K इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू, अब V2 किस पे डिपेंड है, N2 पे, और V1 किस पे डिपेंड है, N1 में, नंबर ऑफ टर्न्स पे। अब ये जो है हमें पता है कि V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है, एज पर ओम्स लॉ। तो अगर ये होता है, ठीक है, अगर V, तो ये जो करंट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द वोल्टेज। तो ये क्या है बेसिकली, यहाँ पे I1 I2 होगा, ये हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, राइट। तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन रेशो आ गई I1 ओवर I2, राइट। आगे चलते हैं। एज द सेकेंडरी एम्पियर टर्न, ये मैं एक बार यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्सप्रेशन, हमें काम आएगा, V2 ओवर V1 इज इक्वल टू N2 ओवर N1, आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए इसको, I1 ओवर I2, राइट। ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशो है। आगे है एज द सेकेंडरी एम्पियर टर्न्स, अब जो सेकेंडरी साइड की हमारे पास करंट है और एम्पियर टर्न्स है N2 है और I2 है, that are opposite to the primary ampere turn, so the current I2 is in phase opposition to I1। अब वो कह रहे हैं कि दोनों ऑपोजिट में है, मतलब उसकी जो टर्न्स है वो प्राइमरी साइड की एक साइड है और सेकेंडरी साइड की दूसरी साइड है, सो दोनों करंट जो होंगे वो आपस में ऑपोजिट होंगे, राइट। द सेकेंडरी वोल्टेज इज लेस देन द प्राइमरी, ये हमें पता है कि सेकेंडरी साइड पे हमें वोल्टेज कम मिलने वाली है बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स कम है उसकी। Therefore I2 is more than I1। अब I2 का करंट जो होगा, अगर वो वाइंडिंग कम है उसकी, मतलब रेजिस्टेंस कम है, दैट मींस उसका करंट ज्यादा होगा। सो I2 is more than I1। सेकेंडरी में जो करंट आएगा वो हमेशा ज्यादा आएगा फ्रॉम द प्राइमरी साइड। द रिजल्टेंट करंट फ्लोइंग थ्रू सेक्शन BC, BC सेक्शन कौन सा है, यहाँ आप देखिए ये वाला सेक्शन, तो इसमें इन्होंने क्या कहा है, द रिजल्टेंट करंट फ्लोइंग थ्रू सेक्शन BC इज इक्वल टू I2 माइनस I1। अब यहाँ पे जो करंट आएगा इन दोनों का डिफरेंस आएगा I2 माइनस I1, बिकॉज यहाँ से I1 निकल रहा है और यहाँ से I2 निकल रहा है। ये तो हो गया ये वाली चीज, ठीक है, बाकी जो हमारे पास डिफरेंस बचा वो ये बच गया, ठीक है जी। सो ये इन्होंने लिखा है। अब आगे उन्होंने कहा है नाउ एम्पियर टर्न्स ड्यू टू सेक्शन BC में एम्पियर टर्न्स क्या होंगी, करंट इनटू टर्न्स लेना हमने, करंट क्या है वो है I2 माइनस I1 BC में, और नंबर ऑफ टर्न्स क्या है BC में, दैट इज N2, ठीक है। अब दिस फॉर्मूला, फ्रॉम दिस फॉर्मूला आई कैन से कि जो हमारे पास I2 की वैल्यू है वो मैं I2 इधर ले जाऊं लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, और K को इधर ले आऊं दूसरी साइड में, तो मेरे पास I2 क्या बचेगा, वो होगा I1 माइनस K, ठीक है। ये देखो ये एक्सप्रेशन है, I1 ओवर I2 इज इक्वल टू K, ठीक है। अब I2 को मैं इधर ले जा रहा हूं और K को इधर नीचे ले आऊं, तो मेरे पास ये बच गया I2 इज इक्वल टू I1 ओवर K, ये बच गया। तो यही इन्होंने किया है, इस I2 को चेंज कर दिया I1 माइनस K में, इन्होंने प्राइमरी साइड की बेसिकली सारी टर्म्स लेके आनी है। तो ये होगा I1 ओवर K, दूसरा I1 को I1 ऐसे ही रहने दिया, और N2 जो है वो हमने चेंज करना है N1 में। वो कैसे होगा, ये N2 है, इसको हम निकालेंगे तो ये N1 इधर जाके बन जाएगा N1K, N2 इज इक्वल टू हो जाएगा N1K। तो वही चीज उन्होंने लिखी है, N2 को कन्वर्ट कर दिया N1K में। तो इसको जब हमने पूरे को रिजॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया I1 N1 1 माइनस K। ये क्या है, दिस इज द एम्पियर टर्न्स ड्यू टू सेक्शन BC, ये BC में हमारे पास एम्पियर टर्न्स आ गई। अब हमने निकालना है एम्पियर टर्न्स ड्यू टू सेक्शन AC, A और C में, A और C कहाँ है, ये वाला पार्ट है, एक सेकेंड यहाँ पे मैं इसको क्लियर करता हूँ जी, ये A है और ये C है। अब इसके बीच में हमने वो निकालनी है एम्पियर टर्न्स, वो कैसे निकालेंगे, देखो एम्पियर टर्न जो टर्न्स है वो होगी N1 माइनस N2, बिकॉज टोटल है N1 और उसमें से N2 तो प्राइमरी साइड की है, तो वो नहीं हमने निकालनी, हमने A और C की निकालनी है। तो वो क्या होगी N1 माइनस N2, और जो करंट आ रहा है इस AC में दैट इज I1, ठीक है। तो वही चीज इन्होंने की है, जो हमारे पास AC में
एम्पियर होंगे दैट इज I1 और नंबर ऑफ टर्न्स होंगी N1 माइनस N2। तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे I1, फॉर्मूला खोल देंगे तो वो आएगा I1 N1, आगे आ गया हमारे पास 1 माइनस N2 ओवर N1। इन्होंने बेसिकली क्या किया है यहाँ पे जो है वो N1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इसको और N1 के साथ ही डिवाइड कर दिया। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे N1 मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर N1 आ जाएगा और N1 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, N1 माइनस N1 ये हो गया 1, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे रह गया N2 माइनस N1, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, राइट। तो मेरे पास ये निकल के आ गया I1 N1 1 माइनस K। अब एम्पियर टर्न ड्यू टू सेक्शन AC में भी ये आ रहा है I1 N1 1 माइनस K और BC में भी ये आ रहा था I1 N1 1 माइनस K। अब ये क्या कह रहे हैं, equations 1 and 2 shows that ampere turns due to section BC and AC balance each other, which is the characteristics of transformer action। अब वो क्या कह रहा है कि ये जब हम जैसे जैसे टैपिंग को चेंज करेंगे ना, एक तरफ से अगर बढ़ेगी दूसरी तरफ से कम हो जाएगी, मतलब ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं सेक्शन, उससे क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर एक्शन जो है वो प्रॉपरली वर्क करेगा। दिस इज द बेसिक फंडा कि कैसे ट्रांसफॉर्मर एक्शन वर्क कर रहा है, राइट। सो ये हो गया हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर की वर्किंग और उसमें जो इक्वेशंस आई थी। आगे इसके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है कि इट इज बेसिकली बेनिफिशियल। कब ये बेनिफिशियल होता है ऑटो ट्रांसफार्मर में, बाय सेविंग द कॉपर। कॉपर कैसे सेव कर दिया इसने, अब हमारे पास नॉर्मल ट्रांसफार्मर है उसकी 2 वाइंडिंग्स होती हैं, एक प्राइमरी को N1 अलग देंगे, सेकेंडरी को अलग देंगे, तो वाइंडिंग्स ज्यादा होंगी। वाइंडिंग्स बनी किसकी है, कॉपर की बनी है। तो कॉपर ज्यादा लग गया तो उसकी कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगी। ऑटो ट्रांसफार्मर का क्या फायदा है कि सिंगल वाइंडिंग है, सिंगल वाइंडिंग में कॉपर भी लिमिटेड होगा फिर, राइट। एक ही कॉपर की वाइंडिंग है जो कि प्राइमरी की तरह काम भी कर रही है और सेकेंडरी की तरह भी कर रही है। सो इट इज द बेनिफिट ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर। Since it is a single winding transformer, there is a huge saving of copper in this transformer in comparison to the ordinary transformer, right? The saving depends on the transformation ratio and it is given by the relation। जो saving होगी वो depend करता है transformation ratio में, और वो क्या है, K into weight of copper required for 2 winding transformer। जो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आएगी मल्टीप्लाई करेंगे जितना कॉपर रिक्वायर्ड होता है 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के लिए, तो उसमें जो भी रिजल्टेंट आएगा वो हमारी सेविंग होगी, ठीक है। सेविंग इन कॉपर इंक्रीजेस एज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अप्रोचेस टू यूनिटी, देयरफॉर ऑटो ट्रांसफार्मर्स आर यूज्ड व्हेन K इज नियरली इक्वल टू यूनिटी। यूनिटी होता है 1। अब वो कहते हैं कि इसको वहां पे यूज किया जाता है जहां पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है वो 1 के इक्वल, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो। उससे क्या होगा, जितनी ज्यादा K होगा, अब वेट ऑफ कॉपर तो चेंज नहीं कर सकते ट्रांसफार्मर का, K चेंज हो सकता है। वो कैसे होगा, जितनी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ज्यादा आएगी उसके अकॉर्डिंगली सेविंग भी ज्यादा होगी, राइट। सो दिस इज हाउ ट्रांसफार्मर वर्क, ऑटो ट्रांसफार्मर। आगे है यूज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, एप्लीकेशंस बोल सकते हैं इसको। अब कहाँ पे यूज करते हैं, अब बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जो कुछ ऐसी इंडक्शन मोटर्स होती हैं जिनको स्टार्टिंग में हमने कम करंट पे काम करवाना होता है, कम वोल्टेज पे कम करंट पे काम करवाना होता है। तो हमें क्या होता है कि अगर डायरेक्ट हम उसको वोल्टेज दे देते हैं तो इट विल बर्न द वाइंडिंग्स ऑफ दैट इंडक्शन मोटर। तो उसको कम वोल्टेज देने के लिए हम जो है ऑटो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, मतलब जितनी फुल वोल्टेज है उसका 50% हमें वोल्टेज देनी पड़ती है उसको। तो हमारे पास ये एक तरीका होता है कि हम ऑटो ट्रांसफार्मर से उसको धीरे धीरे स्टार्ट कर देते हैं, देन उसके बाद हम उसको फुल लोड करंट दे देते हैं, राइट। इट इज यूज्ड एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। अब ये स्टार्टर की तरह काम करता है, which gives up to 50 to 60% full load voltage to the stator of the squirrel cage induction motor during starting। और ये सिर्फ स्टार्टिंग के लिए काम आता है, राइट। उसमें it is used to give a small boost to distribution cable to correct the voltage drop। अब कहीं पे voltage drop हो गया और due to some kind of resistance, inductive reactance, जो voltage drop हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, तो उसको ये प्रॉपर छोटा सा बूस्ट देने के लिए, थोड़ी वोल्टेज ऐड अप करने के लिए, ताकि वो जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो रिकवर हो सके, उसमें ये यूज होता है। और लास्ट में इट इज यूज एज अ रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर मतलब जितनी हमें वोल्टेज चाहिए तो रेगुलेट कर सकते हैं हम वहां से, तो उसके लिए भी ये यूज कर सकते हैं, राइट। सो दिस वाज एप्लीकेशन। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज। ऑटो ट्रांसफार्मर हैज लेस कॉस्ट, हमें पता है कि इसकी कॉस्टिंग तो लेस होगी, बेटर रेगुलेशन भी है इसकी, लो लॉसेस भी है, बिकॉज
वाइंडिंग्स ही कम है, वाइंडिंग कम है तो कॉपर लॉस भी कम होगा, ठीक है। बट स्टिल दे आर नॉट वाइडली यूज, बट फिर भी वो कह रहे हैं कि ये ज्यादा यूज नहीं होते। क्यों नहीं होते? बिकॉज ड्यू टू वन मेजर डिसएडवांटेज दैट सेकेंडरी वाइंडिंग इज नॉट इंसुलेटेड फ्रॉम द प्राइमरी। अब ये इसकी सबसे मेजर ड्रॉबैक है कि इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो प्राइमरी के साथ इंसुलेटेड नहीं है। और उसका नुकसान क्या है? इफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू सप्लाई लो वोल्टेज फ्रॉम अ हाई वोल्टेज एंड देयर इज अ ब्रेक इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, अगर वो कह रहे हैं कि अब ये एज अ नॉर्मल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह वर्क कर रहा है और कहीं पे वाइंडिंग में ब्रेक आ गया सेकेंडरी वाइंडिंग में, मतलब बी से लेके सी तक में, क्या होगा? द फुल प्राइमरी वोल्टेज कम्स अक्रॉस द सेकेंडरी टर्मिनल। अब उनके लिए तो ओपन सर्किट हो गया, ओपन सर्किट से क्या होगा? मतलब वो सारी वोल्टेज जो हमें प्राइमरी पे आ रही थी वो सारी की सारी सेकेंडरी टर्मिनल में मिल जाएगी, राइट। उससे क्या होगा? विच मे बी डेंजरस टू द लोड। वो क्या हो गया? अब मेरे को मान लो लोड पे चाहिए 100 वोल्ट, ठीक है, और इनपुट पे मैंने दी है 220 वोल्ट। अब कहीं बीच में अगर वो कट गई, ठीक है, वो जो वाइंडिंग है सेकेंडरी वाइंडिंग वो बीच में से ब्रेक हो गई, तो वहां पे तो ओपन सर्किट हो गया, वहां पे ईएमएफ नहीं जनरेट होगी, बट पूरा का पूरा प्राइमरी करंट जो है जो ऊपर से आ रहा था वो डायरेक्ट सेकेंडरी में चला जाएगा, राइट। तो उससे क्या होगा? जो लोड है जिसको 100 वोल्ट चाहिए था उसको 220 मिल गया। अब उससे क्या होगा? वो बर्न हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा। सो दिस इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर, राइट। Therefore, it is advisable not to use an auto transformer for interconnecting high voltage and low voltage system. Their use is only limited to the places where slight variation of output voltage from the input voltage is required. अब वो कह रहे हैं इसको वहां पे मोस्टली यूज किया जाता है जहां पे बहुत कम हमें आउटपुट और इनपुट की वेरिएशन लानी होती है, ठीक है, कि मान लो इनपुट पे 220 है और आउटपुट पे 200 या 180 तक हो, तो मोस्टली यहाँ पे यूज किया जाता है। बाकी हम एक्सपेरिमेंट में इसको यूज करेंगे, इसमें हम हर तरह की वोल्टेज लेके दिखाएंगे आपको, राइट। सो दिस वाज ऑटो ट्रांसफार्मर। आगे इसका एक वो दिया है, कंपैरिजन टेबल दिया है ऑटो ट्रांसफार्मर का टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से, ये भी एक बार कर लेते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, वन सिंगल वाइंडिंग इज यूज्ड एज प्राइमरी वाइंडिंग एज वेल एज सेकेंडरी वाइंडिंग। इसमें एक ही वायर होगी, एक ही वाइंडिंग होगी जो कि प्राइमरी की तरह एक्ट भी करेगी और सेकेंडरी की तरह। और टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में टू डिफरेंट वाइंडिंग्स आर देयर, ठीक है, प्राइमरी के लिए अलग, सेकेंडरी के लिए अलग होगी। ऑटो ट्रांसफार्मर में कह रहे हैं द आउटपुट वोल्टेज फॉर अ गिवन कांस्टेंट इनपुट वोल्टेज कैन बी वेरिड फ्रॉम 0 टू द मैक्सिमम लेवल बाय वेरिंग द नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न। अब वो कह रहे हैं जो आउटपुट वोल्टेज है वो इसमें वेरिएबल है, वो हम कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकते हैं, 0 से लेके मैक्सिमम पॉइंट तक, ठीक है। जो इनपुट होगी 0 से लेके वहां तक हम जो है आउटपुट को वेरी कर सकते हैं, जबकि टू वाइंडिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और उसमें वेरी करना हो तो क्या करेंगे? इट कैन बी वेरिड ओनली बाय वेरिंग द इनपुट वोल्टेज और बाय टैप चेंजिंग। वो क्या करेंगे? या तो इनपुट को ही चेंज कर देंगे, उसके साथ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो या उसमें खोल के उसको उसकी टैपिंग, उसके जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो चेंज कर देंगे। तो ये दिस इज द डिफिकल्ट पार्ट टू वेरिंग। ऑटो ट्रांसफार्मर में एनर्जी ट्रांसफर अक्कर बाय बोथ कंडक्शन एंड इंडक्शन। अब इसमें हमें पता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी है वो बोथ मैग्नेटिकली एंड इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है। दैट मीन्स दोनों चीजें हो रही है, इसमें कंडक्शन भी हो रही है और इंडक्शन भी हो रही है। और टू वाइंडिंग में सिर्फ मैग्नेटिकली कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो एनर्जी ट्रांसफर इज ओनली थ्रू इंडक्शन। और ऑटो ट्रांसफार्मर की बेनिफिशियल बात कर रहे हैं वो कि इट इज मोर एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल देन इट्स टू वाइंडिंग काउंटर पार्ट। ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से इकोनॉमिकल भी है और एफिशिएंट भी है। और जो दूसरा है वो लेस एफिशिएंट है अगर एज कम्पेयर टू ऑटो ट्रांसफार्मर करें। इसमें वाइंडिंग मटेरियल कम चाहिए होगा ऑटो ट्रांसफार्मर में, उसमें वाइंडिंग मटेरियल रिक्वायरमेंट इज मोर, हम पढ़ चुके हैं। लोड कनेक्टेड टू द ऑटो ट्रांसफार्मर इज इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड विद द सोर्स। अब इसमें जो लोड कनेक्ट होगा ऑटो ट्रांसफार्मर में वो सोर्स के साथ कनेक्टेड होगा, इसमें आइसोलेट होगा, ठीक है, बिकॉज वाइंडिंग्स आर आइसोलेटेड। वाइड रेंज ऑफ वोल्टेज वेरिएशन इज पॉसिबल। हम इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ वोल्टेजेस ले सकते हैं 0 से मैक्सिमम तक, उसमें नहीं ले सकते। स्मॉल वेरिएशन ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज गिवन, इनपुट वोल्टेज इज पॉसिबल, ठीक है। इसमें वेरिएशन कम ही होगी कि हम सिर्फ वेरी कर सकते हैं रियोस्टेट लगा के, दैट्स इट, राइट। सो दिस इज हाउ कंपैरिजन जो टेबल है वो बनाना है हमने। आगे है टाइप्स ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। अब टाइप्स ऑफ में ये दो तरह के भी हो सकते हैं, मोस्टली स्टेप डाउन ही चलता है, जैसे कि ये हमने पढ़ा है कि टोटल वाइंडिंग में से कुछ पार्ट को टैपिंग की हुई है। जो स्टेप अप है वो क्या करते हैं, उसमें प्राइमरी साइड में हम यहाँ पे इनपुट वोल्टेज देते हैं और इसकी बाकी जो पोर्शन है जिसमें हमें
सेकेंडरी साइड बनाया हुआ है उसमें हम आउटपुट लेंगे तो वो स्टेप अप हो जाएगी, सेकेंडरी को नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा मिल जाती है, राइट। सो जिसमें NP प्राइमरी साइड में सेकेंडरी साइड से ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है वो स्टेप डाउन है, ठीक है। एंड इट इज अ ट्रांसफार्मर विच कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, और जिसमें सेकेंडरी साइड में प्राइमरी साइड से नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, राइट। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगेन एडवांटेजेस आगे हम पढ़ चुके हैं, फिर भी आप इसको नोट कर लीजिए, कई बार अकेला क्वेश्चन आ जाता है। तो एक तो कॉपर कम चाहिए, ठीक है, दूसरा हायर एफिशिएंसी है, तीसरा बेटर वोल्टेज रेगुलेशन है इसकी, चौथा स्मॉलर साइज है देन द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, लास्ट है इसका स्मॉलर एक्साइटिंग करंट चाहिए इसको स्टार्ट होने के लिए रेदर देन द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट एडवांटेज के। एप्लीकेशंस में अगेन हमने बात की है कि कंपनसेट फॉर वोल्टेज ड्रॉप, अगर कोई वोल्टेज ड्रॉप आ जाए तो छोटा सा बूस्ट देने के लिए हम यूज करते हैं इन द ट्रांसमिशन लाइंस, राइट। दीज आर यूज फॉर रिड्यूसिंग द वोल्टेज सप्लाई टू एसी मोटर, स्टार्ट करने के लिए एसी मोटर को, इंडक्शन मोटर जैसे मैंने आपको बताया उसमें यूज होता है। यूज फॉर कंटिन्यूसली वेरिंग सप्लाई, वेरिएबल सप्लाई लेनी हो तो ट्रांसफर ऑटो ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, राइट। देन लास्ट है इन कंट्रोल इक्विपमेंट 1 फेज एंड 3 फेज इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव्स, वही कंट्रोल कर सकते हैं हम। लोकोमोटिव्स होता है जिसमें हमें स्पीड कंट्रोल करनी हो, किसी भी वाइंडिंग्स जो है हमें किसी मूविंग पार्ट की स्पीड कंट्रोल करनी हो तो हम ऑटो ट्रांसफार्मर को यूज करेंगे, राइट। सो दिस वाज द एप्लीकेशंस। लास्ट है लिमिटेशन। लिमिटेशन में क्या है, बिकॉज इट रिक्वायर्स फ्यूअर वाइंडिंग्स एंड स्मॉलर कोर, सो इसमें क्या होगा, जो वोल्टेज रेशो होगी दैट इज 3:1, एंड ये आप रहने दो इसको, ये हमने जो लास्ट में की थी दैट इज ओके, ये आप छोड़ दीजिए, ठीक है, वो बिल्कुल सिंपल दी हुई है। सो दिस वाज आवर ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इसकी जो थ्योरी पार्ट है आपने नोट कर लेने सारा, और एज इट इज इसको पेपर में लिख के आएंगे, ठीक है। और समझ के डायग्राम को, इक्वेशन को, देन उसको बनाना आपने, राइट। सो थैंक यू।